तो बच्चों आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 4 आपको सामने लाया है। पिछले लेक्चर में अ, हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया था। आपको बताया था कि किस तरीके से लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस आपने देखा था कि बताया था कि जो लैंड को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। प्लेन, माउंटेन, प्लेटूज। प्लेन के बारे में बताया था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो माउंटेन है उससे पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर निकलती है, और प्लेटूज जो होता है मिनरल का डिपॉजिट उसमें होता है, यानी कि प्लेटूज में मिनरल भरे रहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस भरा। तो आज के लेक्चर में हम लैंड यूज पैटर्न और लैंड डिग्रेडेशन और साथ ही साथ में जो है लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्वेशन आज हम पढ़ने वाले बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। तो लैंड यूज पैटर्न जो है, तो लैंड का जो यूज है उसको जो है दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर। फर्स्ट जो है वो है फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है और सॉइल टाइप्स है। तो टोपोग्राफी का मतलब जमीन की बनावट। आप देखो जमीन कहीं पे प्लेन है, कहीं प्लेटूज है, फिर या कहीं पे माउंटेन है। तो जैसी जमीन अगर प्लेन जमीन है तो ज्यादा जो है उसका यूज होगा, खेती के लिए ज्यादा सुटेबल होगी टोपोग्राफी। इधर क्लाइमेट अगर बहुत मॉडरेट है तो मॉडरेट क्लाइमेट में लोग रहना पसंद करते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट लोगों के लिए इंडस्ट्री और क्या है खेती के लिए सुटेबल होती है। बहुत ज़्यादा कोल्ड या हार्श क्लाइमेट होती है तो पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे, तो लैंड का यूज़ कम होता है। इधर सॉइल टाइप से अगर फर्टाइल सॉइल है, जैसे एलुवियल है, ब्लैक सॉइल, फर्टाइल सॉइल जहाँ पे होती है तो खेती के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ में आती है। दूसरा फैक्टर है इसी तरीके से बच्चों ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलर डेंसिटी भी फैक्टर है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है, तो बढ़ती जो ग्रोइंग पॉपुलेशन उसके लिए जो है फूड ग्रेन जो है अवेलेबल कराना पड़ता है। तो उसके लिए ज़मीन का जो ज़्यादा यूज़ होगा ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करने के लिए। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम बैरन लैंड या क्या बोलते हैं फॉलो लैंड, बैरन लैंड को जो है या वेस्ट लैंड को हम जो है कल्टीवेबल लैंड में जो कन्वर्ट कर सकते हैं। और कल्चरल ट्रेडिशन भी एक फैक्टर होता है। आप जानते हैं कि इंडिया का जो कल्चर और ट्रेडिशन है, तो खेती करना यहाँ के लोगों का मेन जो है ट्रेडिशन और कल्चर है, तो ज़्यादा ज़मीन यूज़ में आती है इस कल्चर ट्रेडिशन की वजह से। उसके बाद जो है बच्चों आप देखेंगे टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, ठीक है, आप देखेंगे वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। या इसको बच्चों हम कहें कि 3287 या 263 किलोमीटर स्क्वायर के लिए इंडिया का टोटल जो भौगोलिक एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या 3287 स्क्वायर किलोमीटर है। इन विच 93% ऑफ द टोटल एरिया यूज, जिसका सिर्फ 93% जो है एरिया ही यूज होता है। आप कहेंगे कि 7% कहाँ चला गया, तो 7% जो बच्चों हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि कश्मीर कौन सा जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है, या बहुत से ऐसे हिस्से इंडिया के जो चाइना के अंडर में चले गए, या अभी उसका जो है सर्वे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इंडिया की टोटल जो लैंड यूज में आ रही है 93% आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, और देयर आर फॉलोइंग चेंजेस इन द लैंड यूज between 1960, 61 and 2014 and 15। तो 1960, 61 और 2014, 15 के बीच में कौन कौन से जो है चेंजेस हुए हैं, आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 और डिजायर फॉरेस्ट एरिया शुड बी 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बट इट इज अबाउट 22% इन द कंट्री। जो 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के अंदर, ठीक है, 33% जो है जमीन पर जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए, टोटल जमीन के 33। बट इंडिया में जो है टोटल जमीन का 22% पे ही अबाउट जो है वो फॉरेस्ट है अभी, जो कि कम है, ठीक है। और सेकंड है द लैंड अंडर पास्चर हैज डिक्रीज, और जो चारागांव वाली जो जमीन है जिसके पास चरते हैं वो भी
इस दौरान जो है 1960-61 2014 के बीच में उसमें परमानेंट डिक्रीज हुई है, यानी कमी आई है। इन इंडिया अबाउट 54% एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज नेट सोनी है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो है कि भारत के जो है टोटल जमीन के 54% जो है हिस्से पर जो है यानी कि खेती की जाती है और जो है फसल काटी जाती है। ये है मतलब इसका नेट सोन एरिया। द नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और जो नेट सोन एरिया कुल बोया गया जो क्षेत्र है यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है बहुत ही वेरी करता है, मतलब हर स्टेट में सेम नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ स्टेट है जैसे पंजाब हरियाणा है, यहाँ पे वहाँ पंजाब हरियाणा की टोटल जो जमीन है उसका 80% से ज्यादा हिस्से पर जो है वो खेती की जाती है, और ठीक है नेट सोन एरिया का ज्यादा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ हिस्से जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है नेट सोन एरिया 10% से भी कम है। अब ऐसा क्यों है? पंजाब हरियाणा में 80% ज़्यादा है और इन नॉर्थ ईस्ट में निकोबार में आइलैंड में कम क्यों है? तो पंजाब हरियाणा प्लेन ज़मीन है, खेती के लिए सुटेबल है, और जबकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये रग्ड टेरेन है, यानी कि उबड़ खाबड़ यहाँ पे ज़मीनें हैं, फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पर जो है खेती के लिए सुटेबल है, इसलिए यहाँ पर जो है नेट सोन एरिया यानी कुल बोया जाता है 10% भी कम होता है। उसके बाद हम आते हैं देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन डिग्रेड का मतलब होता है बच्चों, हमने देखा डिग्रेड का मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन, यानी जमीन की जो क्वालिटी है उसमें डिग्रेड हो जाना। डिग्रेड का मतलब उसकी जो है क्वालिटी में कम हो जाना। अब क्वालिटी में कम होने का मतलब ये होता है कि जमीन की जो फर्टिलिटी है, उत्पादन क्षमता हो उसमें कमी आना। तो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जमीन की क्वालिटी में जो है डिक्रीज हो जाना, कमी आ जाना, उसको लैंड डिग्रेडेशन, या हम कहते हैं टू डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता। अब लैंड डिग्रेडेशन आप देखेंगे बच्चों की एट प्रेजेंट वर्तमान में जो है इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर जो है ऑफ लैंड जो बच्चों हम देखेंगे कि वो जो है डिग्रेडेड हो गई है, जिसका 28% जो है वो जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, और 56% जो है वाटर इरोडेड है, यानी पानी की वजह से जो है, यानी कि पानी की वजह से मिट्टी कट गई है या टॉप लेयर बह गई है, ठीक है, जो कि फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है। यानी कि तो फॉरेस्ट एरिया में जो डिग्रेडेड है उसका 28% है, और वाटर इरोडेड जो जमीन है यानी कि पानी की वजह से जो जमीन जो डिग्रेड हो गई है यानी कि सॉइल इरोजन की वजह से वो 56% है, और रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट, और बाकी जमीनें जो है सैलाइन एल्कलाइन हो गई है। इसका मतलब ओवर इरिगेशन की वजह से पंजाब हरियाणा में बहुत सी जमीनें क्या होती है कि उसमें जमीन में खारापन बढ़ जाता है। सैलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट का मतलब उसमें मिट्टी के अंदर नमक डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि पानी में नमक रहता है, तो पानी सोखते सोखते जमीन में उसमें क्षारीपन ज्यादा हो जाता है, नमक ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि लैंड डिग्रेड हो जाती है। अब हम देखते हैं कॉजेज फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का कॉजेज क्या है, किस किस वजह से लैंड डिग्रेड होती है? तो सम ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। पहला डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। बच्चों डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि कटिंग ऑफ ट्रीज इन ह्यूज क्वांटिटी, बड़े पैमाने पर जो है पेड़ों की कटाई को हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये डिफोरेस्टेशन हो गया। तो डिफोरेस्टेशन जो होता है, क्योंकि जो ट्रीज है वो ट्रीज क्या कहता है, मिट्टी की जो है सॉइल होती है उसको जो है ट्रीज की रूट्स उसको पकड़े रहती हैं, और जब डिफोरेस्टेशन हो जाता है, पेड़ कट जाते हैं, तो फिर मिट्टी की पकड़ ढील हो जाती है, बारिश आती है तो स्लोप पर या नदियां उसको जो है आसपास की जमीनों को काट देती हैं। तो डिफोरेस्टेशन भी एक रीजन बनता है लैंड डिग्रेड का। उसके बाद बच्चों आता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कहते हैं पशुओं की अति चराई। बहुत ज्यादा जब पशु जो है जो पेट्स होते जानवर जो चरते हैं घास उसको,
तो ग्रास की जो रूट्स हो तो भी मिट्टी को होल्ड किए रहती हैं। तो जब जानवर चल लेते हैं तो पकड़ ढीली हो जाती है मिट्टी की, बारिश होती है तो बह जाती है तेज बारिश की वजह से, या डेजर्ट एरिया में उड़ जाती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा रीजन है माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग कहते हैं कि स्टेट ऑफ मिनरल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, यानी जमीन से मिनरल का निकालना, उसको माइनिंग कहते हैं। और क्वायरिंग कहते हैं जो स्टोन वगैरह जो है माइनिंग से निकालते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्वायरिंग कहते हो। तो माइनिंग और क्वायरिंग एक्टिविटी ये भी जो है जमीन के लिए लैंड डिग्रेड का एक रीजन बनता है। ठीक है। ओवर इरिगेशन मेकिंग लैंड सैलाइन एंड एल्कलाइन। ओवर इरिगेशन बहुत ज़्यादा सिंचाई, जैसे पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन जो होती है, इसके वजह से ज़मीन सैलाइन एल्कलाइन हो जाती है, मतलब मिट्टी के अंदर नमक, या हम कह सकते हैं कि क्षार, ज़मीन क्षारी हो जाती है, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से पंजाब हरियाणा में जो है ज़मीन की जो है फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, यानी कि लैंड अब डिग्रेड हो रही है। डस्ट जनरेटेड फ्रॉम केरामिक इंडस्ट्री। केरामिक इंडस्ट्री में बच्चों में होता है चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग जहाँ पे लगाए जाते हैं, तो उस मिट्टी की वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आसपास के जो है लैंड पे जाके गिरते हैं, जमा होते हैं, और जिसकी वजह से ज़मीन डिग्रेड हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है। फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बोलते हैं। मलबा जो होता है फैक्ट्री से निकलने वाला, अब इसको विदाउट ट्रीटिंग, अगर हम ज़मीन पर इसको जो है अगर हम क्या करेंगे, जाके गिरा देंगे या नदियों में गिरा देंगे, वाटर बॉडीज में गिरा देंगे, तो इससे भी पॉल्यूशन होता है और इससे ज़मीन डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, ये रीज़न होता है। अब आइए हम देखते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। हाउ मेनी हेक्टेयर ऑफ लैंड डिग्रेड इंडिया? तो 130 मिलियन। तो इंडिया में जो है कितने हेक्टेयर ज़मीन जो होती है वो डिग्रेड हो चुकी है, 130 मिलियन हो गई है। ठीक है। नेम द स्टेट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड इरिगेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन। अब देखिए, ओवर इरिगेशन की वजह से ज़मीन कहाँ पे जो है वो डिग्रेड हुई है, तो इसका है पंजाब हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है। नेम एनी 4 स्टेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड इरिगेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है किस किस स्टेट में ज़मीन डिग्रेड हुई है, तो इसका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट है जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है ज़मीन जो है डिग्रेड हो गई। उसके बाद नेम द स्टेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड ड्यू टू माइनिंग। अब खनन क्रिया जो होती है, ज़मीन से जब मिनरल निकालते हैं तो उसको माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा किस किस स्टेट में जो है ज़मीन डिग्रेड हुई है, तो अब जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, तो वही स्टेट होगा बच्चों। तो अब जानते हैं झारखंड जो है मिनरल का जो भंडार होता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आप देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ये जो है 4 स्टेट जो होते हैं माइनिंग एक्टिविटीज पे आते हैं। इन स्टेट में ज़मीन डिग्रेड हुई है। और आगे अब वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड इरिगेशन। अब बच्चों जो है हम देखेंगे कि जो लैंड इरिगेशन की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या इसी को हम कहेंगे सजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यानी लैंड को हम कंजर्व करने के सुझाव इसमें है, कैसे हम कंजर्व करेंगे। तो पहला जैसे आपने देखा था रीजन क्या आया था, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है ज़मीन डिग्रेड हुई थी, तो उसकी जगह पे क्या कर दें, एफोरेस्टेशन कर दें। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत ज़्यादा हम प्लांट को लगा दें। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन होगा। इससे क्या होगा, पेड़ लगेंगे, पेड़ जो मिट्टी के रूट को पकड़े रहेंगे, तो इससे जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा और ज़मीन डिग्रेड नहीं हो सकती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। और बच्चों जो ग्रेजिंग जो होता है इसका जो है उचित जो है प्रबंध करना चाहिए, जो पशु के जानवर हैं उसको, ठीक है, आपको बाउंड्री वाल बना करके उसमें पशुओं को छोड़ना चाहिए। ठीक है। और प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, क्या होता है कि आपने देखा होगा कि डेजर्ट एरिया में लूज पार्टिकल होता है, तो लूज पार्टिकल होने की वजह से बच्चों क्या होती है, जब तेज हवा राजस्थान में चलती है जहाँ पे डेजर्ट एरियाज होता है, तो पार्टिकल जो होते हैं, क्योंकि सैंड होता है डेजर्ट में,
वो तेज जो वेलोसिटी ऑफ विंड होती है, तेज हवा होती है, वो हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि खेतों की मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके चली जाती है। और खेतों की मिट्टी जो बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है, तो जब ऊपरी सॉइल उड़ जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी नीचे हो जाएगी। तो इसके लिए हम खेतों के चारों तरफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, इसका क्या मतलब होता है, खेतों के चारों तरफ प्लांट लगा देते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं, ताकि जो है वो हवा के झोंके को रोक सके, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड को जो है रोक सके। यहाँ पे देखेंगे ये जो लगा हुआ है, ये सब वही शेल्टर बेल्ट है, ये सब ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आर ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग एक रीजन बनता है। तो इसको अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो हम जो है कंजर्व कर सकते हैं जमीन। इस्टेब्लिशमेंट ऑन सैंड डून बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। आप जानते हैं सैंड डून कहते हैं बच्चों, यहाँ पे बालू का टीला होता है। आप राजस्थान में देखेंगे डेजर्ट एरियाज में सैंड होता है, तो हवाएं जो होती है बड़े बड़े सैंड डून बना देती है। तो अगर हम सैंड डून पर जो है हम क्या है थॉर्नी बुशेस वगैरह वहाँ पे लगा दें, तो जो पेड़ होते हैं, बुशेस क्या होती हैं, कटीली झाड़ियाँ या पेड़ प्लांट लगा देंगे तो मिट्टी को जो है वो रूट, उनकी रूट जो होते हैं प्लांट की, मिट्टी को होल्ड किए रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तो मिट्टी जो वहाँ पे उड़ेंगी नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सब ये बालू का टीला है, सैंड डून्स है, और इसे प्लांट लगा दिए चारों तरफ, ठीक है, झाड़ियाँ लगा दी हैं। अब ये क्या रहे हैं कि ये प्लांट की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़े रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तेज हवा रहेगी तो मिट्टी कम उड़ेगी, और कम उड़ेगी तो खेतों में नहीं जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये एक तरीका ये भी है। उसके बाद कंट्रोल ऑन माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटीज को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्टेड आफ्टर ट्रीटमेंट। देखो जो फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और इफ्लुएंट जो मलबे वगैरह है, उसको उसको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। डायरेक्ट जो है उसको जो है जमीन पर या वाटर बॉडीज में नहीं जो है डिस्चार्ज करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट प्लांट वो होता है कि फैक्ट्री से निकलने वाले जो मलबे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको ट्रीटमेंट प्लांट में डालते हैं, उसको प्रोसेस करके फिल्टर करके तब उसको जो है इधर उधर वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद ही मलबे और वेस्ट मटेरियल को जो है डिस्चार्ज करना चाहिए। इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।